कोशिका संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न बायोलॉजी का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। किसी भी जॉब के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में कोशिका संबंधित 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि कोशिका संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन एक साथ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ऑप्शन नंबर 4, नाभि के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े हुए एक इंपॉर्टेंट नोट्स को भी यहाँ पर देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है तो स्तनधारियों के टेस्टेज में यानी स्तनधारियों के वृषण में जो होती है वह लैंडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो इस प्रश्न के लिए भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? तो यहाँ दिए गए लाइसोसोम, गोल्गी काय और माइटोकॉन्ड्रिया में झिल्ली उपस्थित होती है। प्रश्न है कि किस में झिल्ली नहीं होती है? राइबोसोम वह कोशिका का पार्ट है जिसमें झिल्ली नहीं होती है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 राइबोसोम होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हर प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न के सही उत्तर आपको पहले से याद थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। तो जीव द्रव में सर्वाधिक 80% जल की मात्रा उपस्थित होती है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 जल होगा। जीव द्रव में सर्वाधिक जल पाए जाने वाला पदार्थ है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा सभी यूकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, कोशिका भित्ति भी होती है। क्या नहीं होती है? तो केंद्रक नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। यहाँ दिए गए ऑप्शन में जो इसका आंसर होगा वह केंद्रक ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र का जो हेडक्वार्टर है वह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। तो इसे याद रखेंगे, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कोशिका का तारक केंद्रक वह पार्ट है जो डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है। तो इसे याद रखेंगे कि डीएनए रहित होने पर भी तारक केंद्रक द्विगुणन करता है। ऑप्शन सी इस दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है। राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? तो कोशिका का वैसा पार्ट जहाँ पे राइबोसोम उपस्थित होता है वहीं पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का स्थल कहा जाता है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, प्रोटीन निर्माण। अगला प्रश्न पूछ रहा है, जैव कोशिकाओं में से निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, यानी क्या उपस्थित नहीं होता है? जैव कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है और हम जानते हैं कि कोशिका भित्ति जैव कोशिका नहीं वह पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो इस दिए गए प्रश्न का आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 1 होगा। और इसे भी हम याद रखेंगे कि जो कोशिका भित्ति जो कि पादप कोशिकाओं में होता है वह सेलुलोज का बना होता है। तो इस दिए गए प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम की होती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे याद रखेंगे कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की होती है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो यह प्रश्न को हमने पिछले बार इसी वीडियो में देखा है। तो इसका सही उत्तर क्या है आप कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो लिपिड की भी बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली और प्रोटीन की भी बनी होती है। तो ऑप्शन 1 और बी दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी में दिया गया है प्रोटीन और लिपिड दोनों। तो इसके लिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वह प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, वयस्क मानव में होती है अस्थियों के बारे में प्रश्न है। कितनी अस्थि होती है वयस्क मानव में? तो 206। ऑप्शन बी को हम इस प्रश्न का सही उत्तर टिक करेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मानव त्वचा है क्या है? एक कोशिका है, एक ऊतक है या एक अंग है? तो इसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे कि साइंस में त्वचा को एक अंग के रूप में समझा जाता है। उसे कोशिका या ऊतक के रूप में नहीं देखा जाता है बल्कि मानव त्वचा को एक अंग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है, दोनों में जीव द्रव की उपस्थिति होती है और दोनों में कोशिका केंद्रक उपस्थित होती है। और यहाँ पे हमें भिन्न खोजना है। तो कोशिका भित्ति एक ऐसा पार्ट है कोशिका का जो सिर्फ पादप कोशिका में ही होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो इसके लिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं कि कोशिका भित्ति जो सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है वह सेलुलोज की बनी होती है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है मनुष्य में कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य कोशिका में हम जानते हैं कि 46 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जोड़ा में दिया गया है, तो 46 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 23 जोड़ा। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा होती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। तो मनुष्य के कान में मनुष्य का सबसे लघुत्तम हड्डी होती है, वह पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि जो नाखून होता है वह ऑप्शन 1 में इसका सही उत्तर है कि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बना होता है, जिसमें रक्त संचरण नहीं होती है, इसलिए जब हम नाखून को काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 1 होगा। नाखून मृत कोशिकाओं से बनी होती है, इसलिए उसे काटने पर दर्द नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, लंबे समय तक उपवास रखने यानी भोजन ग्रहण नहीं करने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। तो इसे याद रखेंगे कि मनुष्य के किडनी यानी गुर्दे पर अगर लंबे समय तक आप भोजन नहीं करते हैं तो मनुष्य के गुर्दे पर यानी उसके किडनी पर सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। यही प्रश्न पूछ रहा था कि किस पर प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है, तो ऑप्शन 4 गुर्दे पर, मनुष्य के किडनी पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है। तो जैसे ही कोशिका में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मात्रा बढ़ती है, उसकी अधिक संख्या होती है, वैसे ही कोशिका में लाइसोसोम के लक्षण दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन को क्या कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी वलन होती है उसे क्रिस्टी कहा जाता है। इसे याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलन को क्रिस्टी कहा जाता है। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो इसे याद रखेंगे कि फूलों के पत्तियों में उपस्थित क्रोमोप्लास्ट जो होता है वही विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करने के लिए जिम्मेवार होता है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह कहलाता है। तो इसे याद रखेंगे कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला साइटोप्लाज्म वह एंजाइम है जिसमें जीव द्रव्य को नष्ट कर देने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो अगर कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति हो तो उस स्थिति में कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो है वह संपादित नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। तो कोशिका के केंद्रक द्वारा ही उसकी क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो में हमने कोशिका से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स का रिवीजन किया है। आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी दोस्त पर देख रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और रिवीजन करते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल पर आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए।